चलिए दोस्तों, हम आज पढ़ते हैं स्त्री असष्टरूपण प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2018। अभी हमने सुबह के लेक्चर में जो है स्त्री असष्टरूपण अधिनियम 1986 हमने पढ़ा था, वो मूल अधिनियम था दोस्तों। इसमें 2018 में कुछ संशोधन हुए हैं, ये अलग से पारित हुआ था, अब उसी में ऐड हो गया है, तो ये भी हमें पढ़ना है। इससे भी जो है दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको ना छोड़ें, पूरा पढ़ लें। आइए चलते हैं, देखते हैं 2018 में क्या क्या इस एक्ट में संशोधन हुए हैं। स्त्री असष्टरूपण संशोधन विधेयक ये 2018 है, ठीक है। इसमें ये इसका नाम क्या कहलाएगा, संक्षिप्त नाम स्त्री असष्टरूपण संशोधन अधिनियम 2018 है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अध्याय 3 का जोड़ा गया है। अध्याय 3 के बाद क्या जोड़ा गया, अध्याय 3 का 2018 में जोड़ा गया है। स्त्री असष्टरूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 है, उसकी अध्याय 3 के बाद 3 का जोड़ा गया है, जिसमें धाराएं ABCD जोड़ी गई हैं, 7A 7B 7C और 7D। तो आइए पढ़ते हैं 7A का फर्स्ट सब क्लास क्या कहता है। केंद्र सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित, प्रसारित या टेलीकास्ट हुए किसी दस्तावेज में स्त्री चित्रण की रीति को साधित और नियमित करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण का गठन करेगी। केंद्र सरकार एक प्राधिकरण बनाएगी जिसमें किसी भी अधिसूचना में कोई प्रकाशित, प्रसारित या टेलीकास्ट हुआ कोई भी दस्तावेज स्त्रियों के संबंध में किस तरीके से प्रकाशित होगा, इसके लिए ऐसे नियम बनाए, जो नियमों को शासित करने के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण जो है बना के देगी केंद्र सरकार। A7A में कहा गया है। सब क्लास 2 कहता है कि सदस्य कौन कौन होंगे। तो जो महिला आयोग के सचिव है वो प्राधिकरण की अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। और इसमें भारतीय विज्ञान मानक परिषद, भारतीय प्रेस परिषद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे। इसमें कहाँ के प्रतिनिधि होंगे, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, भारतीय प्रेस परिषद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे। तथा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा ऐसी रीति से जो बेहद की जाए महिला संबंधी मुद्दों पर अनुभव प्राप्त एक सदस्य का नाम निर्देशन किया जाएगा। एक महिला सदस्य का जो महिला संबंधी मुद्दों पर अनुभव प्राप्त एक सदस्य का जो निर्वाचन होना है, इसमें वो कौन करेगा, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है। ये थी 7 का। अब 7 खा जोड़ी गई है। केंद्रीय अधिकरण को शिकायतों से संबंधित निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे। जो केंद्रीय अधिकरण बनेगा उसकी निम्न शक्तियाँ होंगी, ABCD करके बहुत सारी हैं, तो हमें एक बार इसको ध्यान से पढ़ना। केवल 7 खा में शक्तियाँ दी गई हैं, इतना याद रखना कि धारा 7 खा में जो है शक्तियाँ दी गई हैं। बाकी इनको एक बार पढ़ लो ताकि दिमाग में बनी रहें। किसी कार्यक्रम या किसी प्रसारित विज्ञापन में प्रकाशन के संबंध में अपील या परिवाद शिकायत प्राप्त करना और इसकी पद्धति के अनुसार न्याय निर्णय करना। केंद्रीय जो अधिकरण है ये क्या करेगा, अपील सुनेगा, परिवाद सुनेगा, सब कुछ सुनेगा। स्त्री असष्टरूपण के संबंध में अलग से बनाया गया है ये। भारतीय दंड संहिता की धारा 292 से 294 के अंतर्गत शिकायत के संबंध में सभी मामलों का अन्वेषण करना या स्वप्रेरणा से संज्ञान लेना और उसकी जांच करना। जहां तक धारा 2 के अंतर्गत यथा परिभाषित स्त्रियों और उनकी अशिष्ट के रूपण का संबंध है, या धारा 9 के अंतर्गत मामलों के प्राधिकृत नियमों को भेजना है। 292 से 294 IPC में अश्लीलता से संबंध बारे में है। 292 से, ठीक है, कि ये अश्लील पुस्तकों का प्रकाशन नहीं होगा। 293 में मान लो है कि तरुण व्यक्ति 20 साल से कम आयु के बालक के लिए प्रसारण नहीं होगा। 294 में अश्लील पवाड़े है, ये गाली गलौज भी करने पर जो है लग जाती है। कोई भी रास्ते चलते अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहा है जिससे किसी के मन को क्षोभ हो जाता है, तो इसके मामले में भी जो है केंद्रीय प्राधिकरण ही काम करेगा। यथा आवश्यक प्रतीत हो किसी कार्यक्रम या विज्ञापन का प्रकाशन के टेपों की मांग करना। ये किसी आवश्यक हो तो कोई कार्यक्रम की, ऐसे कार्यक्रम चलवाए, मांग करे सरकार से, ताकि स्त्रियों के संबंध में जो है जागरूकता बढ़े और कोई ऐसे जो है काम ना करे। ऐसी शिकायतों पर विचार करना और उक्त अपील शिकायत की प्राप्ति के 60 दिन के अंदर लिखित रूप में तार्किक निर्णय पास करके उनके समाधान को सुगम बनाना। अगर इस असष्टरूपण संबंधित कोई मामला आता है तो 60 दिन के अंदर उसको जो है जो अधिकरण बना है वो उसको निपटाएगा, ठीक है। 60 दिन दोस्तों याद कर लेना। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना और शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज लिखित वक्तव्य के आधार पर
उसे सुने जाने का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात अपना निर्णय देना। तो नैसर्गिक न्याय यानी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत यानी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। मैं एक बार बता दूं क्या होते हैं ये। तो जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत होते हैं उसमें ये होता है कि कोई भी व्यक्ति खुद के मामले में जो है न्यायाधीश नहीं होगा। मतलब अगर न्यायाधीश से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति पक्षकार है तो वो न्यायाधीश वो नहीं करेगा, दूसरा न्यायाधीश की सुनवाई करेगा। दूसरा ये है कि किसी दूसरे पक्षकार को भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, तब ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, और जो तीसरी चीज़ है, जो भी निर्णय देगा न्यायाधीश वो उसको अपने कारण लिखित करेगा कि क्यों यह निर्णय दिया है। इन तीनों सिद्धांत का पालन करते हुए, अवसर प्रदान करते हुए जो है अधिकरण जो है फैसले करेगा। एफ आता है, क्या आता है, अपने कृत्य के निर्वहन के अनुभव और केंद्र सरकार द्वारा ऐसे भेजे गए अन्य मुद्दों के आलोक में केंद्र सरकार को दिशा निर्देशों या मानकों या विहित दिशा निर्देशों या मानकों के संशोधन की सिफारिश करना कि इन चीज़ों में संशोधन करना है, ये सिफारिश भी करेगा। सेवा प्रदाताओं, विज्ञापन दाताओं या प्रकाशकों द्वारा प्रदान की गई गुणवत्ता के मानक निर्धारण करना। सेवा प्रदाता, विज्ञापन प्रदाता और प्रकाशक, इनकी क्या क्या गुणवत्ता है। ठीक है, और इनकी जो उपभोक्ता हैं इनके हितों की संरक्षण करने के लिए नियम बनाना। ठीक है, और अधिनियम के उपबंधों का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना। केंद्र सरकार की ये अधिकरण है, राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके इस अधिनियम को प्रभावी बनाना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या विज्ञापन इस अधिनियम के यथा परिभाषित सामान्य स्वीकृत मानकों के प्रति अपमानजनक ना हो और अशिष्ट ना हो। भारत में विज्ञापन संबंधी पद्धतियों की निगरानी, प्रशासन और संवर्धन करना। कोई भी विज्ञापन कहीं भी पूरे भारत में हो रहा है, ये निगरानी रखेगा। अगर इसको लगता है कि स्त्रियों की लज्जा भंग हो रही है, शील भंग हो रहा है, अशिष्ट है ये सब, तो वो उसको तत्काल जो है प्रतिबंधित कर देगा। विज्ञापन, मीडिया या प्रकाशन में स्वनियमन की संहिता को बढ़ावा देना। अब आता है पॉइंट नंबर 2, समिति को इस अधिनियम के अपने कृत्यों के कार्य निष्पादन के प्रयोजन या कोई जांच करने के लिए पूरे भारत में समान शक्तियाँ होंगी। जो एक कमेटी बनेगी, इसको पूरे भारत में जांच करने के लिए समान शक्तियाँ होंगी। कोई भी स्टेट हो इसको मना नहीं कर सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन मुकदमे की सुनवाई के दौरान निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल न्यायालय को प्राप्त होती हैं। तो कुछ मामलों में ये 4 चीज़ें बताई गई हैं नीचे, इनके संबंध में सिविल न्यायालय की पावर्स इसको होगी। जैसे व्यक्ति को बुलाना, उनको हाजिर करना और शपथ पर उनकी जांच करना। जैसे सिविल कोर्ट बुला सकती है किसी को, वैसे ये भी बुलाएंगे, समन करेंगे, हाजिर कराने के लिए आदेशकान जारी करेंगे और शपथ पत्र पर उनकी जांच करेंगे। दस्तावेजों का प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करेंगे कि जो है अपने अपने दस्तावेज लाएँ, किसके पास क्या है, और उनकी जांच यहाँ पर कोर्ट में कराएं, परीक्षित कराएं। शपथ पर एफिडेविट पर साक्ष्य प्राप्त करेंगे। ठीक है, किसी न्यायालय या कार्यालय से सरकारी रिकॉर्ड प्रतियों का अधिनियमन करना, किसी से भी कुछ भी ये मंगा सकते हैं। साक्ष्यों या दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी करना। ऑर्डर 26 में जो 26/9 वगैरह में जो कमीशन जारी होती है, वो सारी की सारी कमीशन जारी करवा सकते हैं जांच के लिए, कहीं का स्थल निरीक्षण कराने के लिए, किसी भी साक्षी की साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए वकीलों को या फिर किसी अधिकारी को। ठीक है, या जो भी सदस्य उचित लगता है उसका कमीशन जारी करके ये रिपोर्ट जो है मंगा सकते हैं। कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए। 7 खा की 3 आती है धारा 3, केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा की गई प्रत्येक जांच भारतीय दंड संहिता की धारा 193, 228 के अंदर न्यायिक कार्रवाई समझी जाएगी। जब जो ऊपर के काम करेगा, गवाही वगैरह कराएगा, तो सिविल न्यायालय समझा जाएगा। और 193 और 228 के अर्थ के अंतर्गत कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई मानी जाएगी। ये झूठे साक्ष्य गणना वगैरह 193 में है, उनके लिए दंड वगैरह की व्यवस्था की गई है। तो वहाँ पर ये जुडिशियल प्रोसीडिंग यानी न्यायिक कार्रवाई जो है समझी जाएगी, और ये क्रिमिनल कोड समझी जाएगी उसके लिए। अब आता है तीसरा संशोधन जो 7 जोड़ी गई है। केंद्रीय प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विज्ञापन दाता या प्रकाशक व्यतिक्रम में है। अगर जो विज्ञापन कर रहा है, जो प्रकाशन कर रहा है, विज्ञापन का व्यतिक्रम है, मतलब उसने अपराध किया है।
तब वो क्या करेगा। अब इसको सुनिए, ABCD में जो है ये है, इस पर निर्णय होने तक आपत्तिजनक कार्यक्रम में विज्ञापन के प्रसारण या विज्ञापन या प्रकाशन न करने का निर्देश दे सकता है। उनसे कह सकता है कि आप इतने समय के लिए जो है विज्ञापन नहीं करेंगे, और उस पर कार्यक्रम पर भी लोग रोक लगा सकता है, ठीक है। और उसकी छपाई, प्रिंट, प्रेस सब कुछ पर जो है रोक लगा सकता है। विज्ञापन या कार्यक्रम यथास्थिति के उपयुक्त संपादन करने का निर्देश दे सकता है कि हम जैसा बोले उस तरीके से संपादित करो, अन्यथा की स्थिति में आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे विज्ञापन या कार्यक्रम यथास्थिति हों का प्रसारण ना करने का निर्देश दे सकता है। और ये भी कह सकता है कि जो प्रसारित ना करें, अगर ये नहीं कर सकते हैं आप तो प्रसारित ना करें। इसके द्वारा क्षमा, दावा, त्याग या चेतावनी का प्रसारण या प्रकाशन का ऐसी उपयुक्त रीति जो भेद की जा निर्देश देगा। अगर मान लो आपने कोई ऐसा निरूपण कर दिया है तो उसको क्षमा भी मांगने के लिए बोल सकता है प्रकाशक से, विज्ञापनकर्ता से, कि आप क्षमा मांगें। और चेतावनी भी दे सकता है कि अगर दोबारा आप ऐसा करेंगे तो आपके विरुद्ध कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की जाएगी। कोई अन्य आदेश जो उपयुक्त समझता है वो दे सकता है। सी का 2 आता है, यदि केंद्रीय प्राधिकरण दावे में कोई गुण दोष नहीं पाता है। अब जैसे मान लो कोई शिकायत आई जांच की और कोई गुण नहीं, दोष नहीं पाया गया है, तब ठीक है, तब वह शिकायत को खारिज कर सकेगा। खारिज कर दी, दावे को मुकदमे खर्चे सहित खारिज। अब मान लो जैसे किसी ने झूठी कर दी तो फिर पैसा भी लेगा वो कि भाई उसका खर्चा भी दिलाओ, उस कंपनी का खर्चा हुआ है, प्रकाशक का खर्चा हुआ, उसका इतने दिन चैनल बंद रहा, नुकसान हुआ, ठीक है। केंद्र प्राधिकरण द्वारा आदेशों को शिकायत करता, विज्ञापन करता, प्रकाशक प्रसारक को भेजेगा, ठीक है। इन सबको जो है आदेश भेजेगा शिकायत करता, जिसने शिकायत की, विज्ञापनदाता, पर सबको एक एक आदेश की नकल भेज देगा। अब आता है 7 घ यानी 7D 1 पॉइंट। कोई व्यक्तियों का समूह, संगठन अपेक्षित शुल्क की संध्या करने के पश्चात अधिनियम की धारा 3 और 4 का जो मूल अधिनियम उसका उल्लंघन करता है तो जो भी शुल्क लगती है उसके साथ जो है प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत लिखित में दर्ज होगी, ठीक है, मौखिक नहीं होगी, ठीक है। और ये जो शिकायत के संज्ञान में बात आई पूरा का पूरा उसमें आपको उल्लेख करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब हो गया। अब हम इसके उद्देश्य पढ़ लेते हैं कि ये क्यों संशोधन किया गया। स्त्री अधिश्रूमल प्रतिषेध अधिनियम 1986 का अधिनियम विज्ञापनों या प्रकाशनों में लेखों, चित्रकला में आकृतियों या किसी अन्य रूप से स्त्री के अशिष्ट रूपण के प्रतिषेध के लिए किया गया था। तथापि अपने वर्तमान रूप में अधिनियम मुख्यतः प्रिंट मीडिया से संबंधित है। अधिनियम के अधिनियमन के तकनीकी क्रांति के परिणामस्वरूप संचार के नए रूपों जैसे इंटरनेट, उपग्रह इत्यादि कई चीज़ें जो है नई नई आ गई हैं, तो इनको कड़ा बनाने के लिए जो संशोधन करना बहुत आवश्यक था, क्योंकि जब ये अधिनियम बना उस समय मोबाइल इंटरनेट का इतना उपयोग नहीं था, व्हाट्सएप, फेसबुक इतनी नहीं चलाई जाती थी, ठीक है। तो 1986 में संशोधन करना बहुत आवश्यक था और ये संशोधन किया गया। विधेयक के अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित का उपबंध है। प्रकाशित, प्रसारित या टेलीकास्ट किए गए किसी दस्तावेज में स्त्री रूपण की रीति को शासित और नियमित करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण का गठन। B में क्या बताया गया है, केंद्रीय अधिकरण की शक्तियाँ और कर्तव्यों की परिभाषा करना, विज्ञापनों में स्त्री से रूपण को रोकने की दर्ज शिकायतों पर सुनवाई करना, ये सब जो है इसमें बताया गया है। और जो लास्ट का था, ठीक है, ये भी वही है, D में कि कैसे कैसे शिकायत कैसे की जाएगी। तो ये देखा हमने संशोधन अधिनियम। इसको दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ लेना और शुभकामनाएं। धन्यवाद।